हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम एम्ब्रेस मी माई लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी बहुत उदास था। उसे वेइंग को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो एक सोल्जर था जिसे अपने देश को भी प्रोटेक्ट करना था। वेइंग बहुत उदास हो गया था। जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसकी प्रेगनेंसी में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पर वेइंग डॉक्टर से ज़िद करता है कि उसे ये बेबी रखना है, वो अबॉर्शन नहीं कराएगा। डॉक्टर वेइंग को बहुत समझाती हैं, पर वेइंग किसी भी हाल में अबॉर्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वेइंग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताएं। जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी वेइंग खुद लेगा। लान मैंशन में वापस आकर जब लान शीरेन और शिचन उससे पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो वेइंग बस यही बोलता है कि कुछ नहीं, वो बस सीज़न चेंज हो रहा है इस वजह से। सिर्फ जंक्षा को वेइंग की प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन वो उसे इस बारे में किसी को भी बताने के लिए मना करता है, क्योंकि वेइंग सबसे पहले खुद से ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड लान वांगजी को बताना चाहता था। वेइंग वांगजी की शर्ट पहने पहने ही बेड पर लेटता है और रोते रोते सो जाता है। अगली सुबह जब वेइंग की आंखें खुली तो उसे अपने गाल पर आंसू की एक बूंद दिखी। उसने सपना देखा था कि वांगजी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है और वो बहुत बहुत खुश है, पर आँख खुलते ही वो सपना टूट गया। वांगजी उसके पास नहीं था। उस बड़े से रूम में वेइंग बिल्कुल अकेला लेटा हुआ था। तभी वो अपने पेट पर हाथ रखता है और कहता है कि बेबी डोंट वरी, तुम्हारी मॉम अपना पूरा ख्याल रखेंगी, क्योंकि तुम्हारे डैड एक सोल्जर हैं और सोल्जर की वाइफ को हर हाल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और मैं भी वही करूँगा। वेइंग किसी तरह से बेड से उठता है, पर तभी अचानक से उसे बहुत तेज़ चक्कर आ जाता है। वो बेड पर बैठ जाता है। वेइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, हस्बैंड मुझे आपकी सच में बहुत ज़रूरत है। आप कब आओगे मेरे पास वापस? उसी पल वांगजी, जो कि अपनी ड्यूटी को निभा रहा था, उसका मन अचानक से बहुत बेचैन हो गया। चारों तरफ गोलियां चलने की आवाज़ें और लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वांगजी एक पल के लिए वेइंग के ख्यालों में खो गया। तभी मेंग्याओ चिल्लाता है, सीनियर आप कहाँ खो गए हो? कुछ सेकंड्स बाद वांगजी होश में आता है तो मेंग्याओ कहता है, सीनियर आप कहाँ खो गए हो? हम मिशन पर हैं, हमें लोगों को सेव करना है और सही सलामत अपने फैमिली के पास भी जाना है। प्लीज़ आप ऐसे जोन आउट मत हो। वांगजी अपने गले में पड़ी हुई उन रिंग्स को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, सॉरी, मैं एक पल के लिए कुछ सोचने लगा था। वो मन में कहता है, वेइंग मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। वेइंग शावर लेता है और रेडी हो जाता है। वो मिरर के सामने खड़ा था और अपने फेस पर ज़बरदस्ती स्माइल लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वेइंग नहीं चाहता था कि उसके मन में क्या परेशानियां चल रही हैं, वो क्यों दुखी है, वो कोई भी इस बारे में जाने। आज उसे कॉलेज जाना था और डॉक्टर से भी मिलने जाना था, क्योंकि उसे मेडिसिन्स लेनी थी जो कि वो जंक्षा के सामने नहीं ले सकता था। वेइंग रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचता है, जहां लान शीरेन और शिचन पहले से ही मौजूद थे। शिचन कहता है, वेइंग तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है? वेइंग स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं, वो मेरा कॉलेज है ना, कई सारे असाइनमेंट्स हैं मेरे, उन्हें कंप्लीट करना है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन है। लान शीरेन कहते हैं, वेइंग क्या आज तुम्हें कॉलेज जाना है? अगर ऐसा है तो ड्राइवर के साथ चले जाना, वैसे तो तुम्हें वांगजी ही लेकर जाता था, लेकिन तभी वेइंग कहता है, नहीं सर, मैं खुद से चला जाऊंगा। वो एक्चुअली मेरे कॉलेज में आज एक फ़ंक्शन है और मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ कितना लेट हो जाएगा। लान शीरेन कहते हैं, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड को अगर पता चला कि घर पर गाड़ी और ड्राइवर होने के बावजूद भी तुम अपने आप से ही। तभी अचानक से वेइंग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, सर एंड बिग ब्रदर प्लीज़ आप परेशान मत हो, इसकी वजह से आपको कुछ भी सुनना नहीं पड़ेगा। शिचन और लान शीरेन वेइंग के ऐसे बिहेवियर से अचानक से चौंक गए थे। शिचन कहता है, वेइंग प्लीज़ बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। वेइंग को वांगजी की याद आ रही थी। उसने सही से नाश्ता भी नहीं किया
खाना खाया ही नहीं जा रहा था। तभी शिचन कहता है, वेइंग, वांग जी सेफ़ है और मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए तुम बेफिक्र हो सकते हो। लेकिन वो कहते हैं ना, चाहे कोई हमें कितना भी समझाए, पर जब तक हम अपने लव्ड वंस को खुद से ना देख लें या उन्हें अपने गले से ना लगा लें, हमें अच्छा नहीं लगता। फिर भी वेइंग खुद को संभालता है और कहता है, थैंक यू बिग ब्रदर। वांग जी जल्द से जल्द अपने वेइंग के पास वापस जाना चाहता था। रेस्क्यू मिशन के दौरान वांग जी एक ओल्ड लेडी को बचाता है। वो ओल्ड लेडी बहुत खुश थी। तभी वो अपने पास से वांग जी को एक सी स्टोन्स से बना हुआ ब्रेसलेट देती हैं। वांग जी उस ब्रेसलेट को नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि वो ब्रेसलेट काफ़ी प्रेशियस लग रहा था, पर वो ओल्ड लेडी कहती है, ऑफिसर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। फिर वो कहती हैं, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है। ये ब्रेसलेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था जिससे मैं प्यार करती थी, पर कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि मैंने कभी शादी करी ही नहीं और अब मेरी एज हो गई है। पता नहीं कब मेरा लास्ट डे हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे दे रही हूँ। तुम अपनी वाइफ को इसे पहना सकते हो। ये तुम दोनों के रिश्ते को हमेशा चेरिश करेगा और हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का साथ बना रहेगा। वांग जी कहता है, लेकिन ग्रैनी मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपने इतने प्यार से अपने होने वाले हस्बैंड के लिए बनाया होगा। तभी वो ओल्ड लेडी कहती हैं, बेटा तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो, इसलिए मेरी तरफ से ये तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अगर लाइफ में फिर कभी तुमको यहाँ आने का मौका मिले, ऑफ कोर्स इमरजेंसी के टाइम पर नहीं, तो तुम अपनी वाइफ को लेकर यहाँ ज़रूर आना। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर वांग जी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। वो ग्रैनी बहुत ही अच्छे नेचर की थी और बहुत काइंड हार्टेड थी। तभी वो ओल्ड लेडी कहती हैं, पुलिस ऑफिसर आई विश कि तुम और तुम्हारी वाइफ हमेशा खुश रहो। ये सुनकर वांग जी धीरे से स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू ग्रैनी। वेइंग शिचन और लांशिरेन से परमिशन लेकर बाई बस कॉलेज के लिए निकलता है। बचपन में जब वेइंग किडनैप हुआ था, उसके बाद से उसकी फैमिली और वो खुद से कभी कहीं अकेले नहीं गए, पर अब वो उस डर से बाहर निकलना चाहता था। उसने सोचा था कि वो वेनिंग के साथ ही कॉलेज चला जाएगा, पर वेनिंग ऑलरेडी कॉलेज पहुंच चुका था। वेइंग को घबराहट सी हो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो अकेला ट्रैवल कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर यानली की कॉल आ जाती है। वेइंग बहुत खुश हो जाता है यानली की कॉल देखकर। बातें करते करते कब कॉलेज आ गया वेइंग को पता ही नहीं चला। वेइंग कहता है, शिजे आई रियली मिस यू। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब वापस आओगी? वो अपनी प्रेगनेंसी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में यानली को बताना चाहता था, पर तभी उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर भी प्रेग्नेंट हैं। इसलिए इस वक्त वो यानली को टेंशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर यानली को ये बात पता चलती तो इसका मतलब ये था कि उसके मॉम डैड तक भी ये बात जा सकती थी। कॉल कट करके वेइंग अंदर जाने लगता है। तभी अचानक से एक फुटबॉल तेज स्पीड में वेइंग की तरफ आती है। वो उसके पेट से लड़ने वाली थी। तभी वेइंग अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए अचानक से घूम जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। वो बॉल उसकी पीठ से आकर टकरा जाती है। तभी एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है, सॉरी सीनियर, वो हम सब खेल रहे थे और मैंने ध्यान नहीं दिया बॉल इतनी तेज़ स्पीड में आपकी तरफ। वेइंग अपने आप को संभालता है और कहता है, इट्स ओके। वेइंग एक पल के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। तभी वेनिंग उसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है, हे वेइंग, तुम ठीक तो हो ना? वो सड़के पर घुसाना चाहता था, पर वेनिंग को समझाता है। वेइंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ वेनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेनिंग से कुछ कहना चाहता था। तभी वेइंग कहता है, वेनिंग क्या हम कॉलेज कैंटीन में चलें? मैंने आज सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। कॉलेज कैंटीन में वेइंग और वेनिंग बैठे हुए थे, पर वेइंग ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था और चुपचाप था। वेनिंग से ये देखकर रहा नहीं जाता और वो कहता है, वेइंग तुम परेशान हो गया किसी बात से? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वेइंग अपना सर नीचे किए हुए बैठा हुआ था और वो कहता है, वेनिंग मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आई डोंट नो कि मैं
अब उनके बिना कैसे रह पाऊँगा, मुझे नहीं पता, बस मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी वो ये कहते कहते ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वहाँ मौजूद सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। वेनिंग ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, हे वेइंग, तुम प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत रो, वरना सब सोचेंगे कि मैंने तुमको रुला दिया है, कुछ ऐसा बोल करके। वेइंग का फेस बिल्कुल एक बेबी जैसा हो गया था, उसकी आंखें रेड हो गई थी। वेनिंग उसको समझाता है कि उसके हस्बैंड जल्द ही उसके पास वापस आ जाएंगे। तभी वेइंग कहता है, वेनिंग, तुम्हें बेबीज़ पसंद हैं क्या? अचानक से किए गए सवाल से वेनिंग चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वेइंग ने ये बात उससे क्यों पूछी। वेनिंग कहता है, वेइंग, ये तुम कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? तभी वेइंग स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं, वो मैं बस तुम्हें टीज़ कर रहा था। कॉलेज के बाद वेइंग डॉक्टर से मिलने जाता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसके हैंड्स स्वेटी हो गए थे। डॉक्टर वेइंग को मेडिसिन्स देते हुए कहती हैं, मिस्टर वेइंग, आपको इस पेपर पर साइन करना होगा कि आप अपने इस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेंगे। हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर हमारे हॉस्पिटल के लिए या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। वेइंग बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत उस पेपर पर साइन कर देता है और कहता है, डॉक्टर, डोंट वरी, मुझे अपने फ़ैसले पर कोई अफसोस नहीं है और मैं आपको या किसी को भी इसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा। डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर वेइंग, आपको ये मेडिसिन्स टाइम पर लेनी है, कोई गैप नहीं करना है। हो सकता है आपको वॉमिटिंग जैसी फ़ील हो या फिर कुछ भी खाने का मन ना करे, लेकिन आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात क्लियरली बता दी है कि आपकी बॉडी वीक है। और मिस्टर वेइंग, हो सकता है कि कभी कभी आपके अचानक से हीट स्टार्ट हो जाए, तो प्लीज़ अपने एक्शंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बेबी को कोई रिस्क होगा, पर एज आ प्रिकॉशन मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। वेइंग डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और वो मेडिसिन्स लेकर हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाता है। उसको हल्का हल्का फीवर महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। घर आते आते उसे रात हो गई थी। वो रात का खाना भी नहीं खाता। लाशीचंद उसको बोलता है, पर वो कहता है कि उसका मन नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अगली सुबह जब वेइंग की हल्की हल्की नींद खुलने लगी तो अचानक से उसकी पूरी बॉडी फ्रीज़ हो जाती है। उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। वेइंग बिल्कुल घबरा गया था। कौन था वो जो इतनी सुबह सुबह उसके बेड पर था? वो कहता है, कौन हो आप? पर तभी उसके लिप्स किसी के लिप्स से चुप हो जाते हैं। वो कोई और नहीं, लान वांगजी था, जिससे वेइंग से एक पल भी दूर रहा नहीं जा रहा था और जो आधी रात में ही वापस घर आ गया था।